हेलो बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। मैं वासुदेव शर्मा कक्षा 9 हिंदी नवनीत विशिष्ट के प्रकृति चित्रण का सेकंड लेसन जो है आहा धरती कितना देती है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हम पहले जो इस पाठ के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी, उनका छोटा सा परिचय के बारे में जानें। तो इनका जो जन्म है, पंत जी का जन्म सन 1900 में कोसानी नामक स्थान पर हुआ और ये प्रकृति के बड़े चितेरे कवि माने गए हैं। इनका जो देहावसान है वह सन 1977 ईस्वी में हुआ। इनकी जो रचनाएं हैं वह इस प्रकार हैं: वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी आदि इनके बड़े काव्य संग्रह हैं। ये कला की दृष्टि से बड़े संपन्न कवि माने गए हैं और विकासशील गान उनकी कविता में मिलता है और जैसा कि अन्यत्र दुर्लभ है। पंत जी की कविता व्यक्तित्व की सीमा रेखा की बंधनी नहीं है, अर्थात वह अपने आधार पर कविताएं लिखते रहे हैं। वह देखा जाए तो द्विवेदी योगीन काव्य के प्रमुख कवियों में इनका विशेष स्थान रहा है। इस प्रकार थोड़ा सा हमने कवि के परिचय के बारे में जाना। अब हम इनका जो लेसन है आहा धरती कितना देती है, अर्थात कवि ने बड़े खुश होते हुए प्रसन्नता के साथ आहा कहते हुए इस पृथ्वी माँ के बारे में लिखा है। प्रकृति से संबंधित बातें बताई हैं। तो हम इनका जो पहला पद है वह है कविता के रूप में है: मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे। रुपयों की कलदार फसल खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। अब यहाँ अपन देखते हैं कि इसका जो संदर्भ है, संदर्भ इस प्रकार बनता है कि ये पाठ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी विशिष्ट नवनीत के प्रकृति चित्रण आहा धरती नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। प्रसंग की ओर देखते हैं तो प्रसंग जो है इसमें कवि ने बचपन की एक घटना का वर्णन किया है। कवि ने बताया है कि वह अपने बचपन में जो उन्होंने एक बार पैसे के पेड़ लगाया उसके बारे में बताया है। अब हम विशेष की ओर चलते हैं, व्याख्या देखते हैं। तो इसमें कवि जो कहते हैं मैंने छुटपन मीन्स होता है बालपन में, छोटे से में, छिपकर पैसे बोए थे। तो बच्चों को प्रेम पैसे से होता है तो वह कोई घर के लोग ना देख लें, इस प्रकार वह छिपकर उन्होंने क्या बोए, पैसे बो दिए। उन्होंने सोचा कि ये पृथ्वी पर कुछ भी बो दो तो वह डाल दो तो वह उग आता है, अंकुर निकल आते हैं। तो उन्होंने बड़े छिपकर अपने घर के आंगन में और छोटे से जब थे तब छिपकर उन्होंने क्या बोए, पैसे बोए थे। क्या सोचा था, मन में उन्होंने क्या सोचा, पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, अर्थात उन पैसों से क्या उगेंगे, छोटे छोटे पेड़ निकलेंगे, फिर वह पेड़ बड़े हो जाएंगे। रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और कलदार मतलब होता है सिक्के, तो उन सिक्कों की, रुपयों की मधुर फसलें खनकेंगी। जैसे मान लीजिए कोई बीज बोया जाए फिर उसका फल निकलता है, अनाज गेहूँ किसी जो भी है इस टाइप से फसल निकलती है। ऐसे उन्होंने सोचा सिक्कों के रूप में फसल बनेगी और खनखनाएगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। वह कहते हैं कि उन्होंने सोचा कि मैं अधिक धनवान
अर्थात बहुत बड़ा सेठ बन जाऊंगा। इस प्रकार कवि ने ये अपने बाल सुलभ वर्णन बताया है। तो अब हम इसकी विशेष की ओर चलते हैं। तो विशेष जो है इसमें बाल सुलभ भावना का वर्णन है, अनुप्रास अलंकार है, सहज एवं सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं इनका दूसरा जो पद है वह इस प्रकार है। पर माने क्या होता है? किंतु। पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने एक भी पैसा ना उगला। सपने जाने कहाँ मिटे कब धूल हो गए, सपने जाने कहाँ मिटे कब धूल हो गए। मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के आपलक पावड़े बिछाकर मैं अबोध था। मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। तो ये इनका दूसरा पद है और इसका भी अपन प्रसंग देखते हैं। तो संदर्भ तो वही रहेगा जो मैंने पहले बताया। प्रसंग जो है वह इस प्रकार है। इस अंश में कवि ने अपने बचपन की अज्ञानता का वर्णन किया है। जो उन्होंने बचपन में अज्ञानता रूपी कार्य किया था उसका वर्णन किया है। अब कवि क्या कहते हैं? जब वो पैसे उन्होंने बोए और फसल नहीं निकली तो वह कहते हैं पर लेकिन बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा। बंजर भूमि उसे कहा जाता है जो अनुपजाऊ भूमि हो, जिसमें कुछ उपज ना होती हो। तो कवि ने जब पैसे बोए और पैसों के पेड़ नहीं निकले तो उन्होंने इस धरती माँ को क्या कहा? बंजर कह दिया, अनुपजाऊ कह दिया। और क्या कहा? एक ना अंकुर फूटा, अर्थात उस पैसे का एक भी पेड़ या एक भी अंकुर नहीं निकला। बंध्या, बंध्या कह दिया इस मिट्टी के लिए, इस भूमि के लिए। ये भूमि हमारी माँ है, जबकि ये कवि अबोध थे, इसलिए उन्होंने क्या कहा? बंध्या। बंध्या मीन्स होता है बांझ, जो कुछ भी पैदा ना कर सके उसे बंध्या कहा जाता है। तो बंध्या मिट्टी ने एक भी पैसा ना उगला, अर्थात उस मिट्टी को उन्होंने कवि ने बंध्या कहा और बांझ कहा, और इस मिट्टी से एक भी पैसा नहीं निकला। उगला मतलब निकल जाना। सपने जाने कहाँ मिटे कब धूल हो गए। अब जो उनका एक बचपन का जो सपना था कि मैं बहुत धनी हो जाऊंगा, पैसे बहुत से आएंगे, अब वो धीरे धीरे वह उस बात को भूल गए। और कब धूल हो गए, अर्थात कब वह धूल में मिल गए, यानी कि कब वह अपने मन से के निकल गए और वह बड़े निराश हो गए और निराशा में बदल गए। फिर क्या? मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक। उसके बाद भी कवि ने बहुत दिनों तक उन पेड़ों के लिए इंतज़ार किया। हताश हो गए, हताश उसे कहते हैं जो किसी प्रकार से निराश हो जाना, तो निराश हो गए। बाट जो है, बाट मीन्स होता है इंतज़ार, है ना। तो वह बहुत दिनों तक उन्होंने क्या किया? उनकी प्रतीक्षा करते रहे कि शायद कभी उनमें से छोटे मोटे कोई अंकुर निकलें, हैं, उन पैसों के पेड़ निकलें। लेकिन बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर, और जो बचपन वाली जो कल्पनाएं होती हैं वह प्रतिदिन उन जहां उन्होंने पैसे बोए थे वहां पर आकर उन्हें देखते थे। बाल कल्पना के आपलक, ने पलक ना झपकने वाले आपलक कहते हैं। पावड़े बिछाकर, पावड़े बिछाकर से मतलब है कि निरंतर ना, और उनको देखते रहना और बार बार टकटकी लगाकर देखना, तो उसको पावड़े बिछाया ना कहा जाता है। तो उन रुपयों के पेड़ों के लिए वह हमेशा निरंतर देखते रहते थे। फिर क्या? मैं अबोध था। जब वो थोड़े से बड़े हुए तो क्या कहा? मैं अबोध था। अबोध मीन्स होता है अज्ञानी, अर्थात मैं कैसा था उन्हें समझ में आया बाद में। मैं अज्ञानी था, मैंने गलत बीज बोए थे और ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। यहाँ पर उन्होंने बताया कि मैंने स्वार्थ की भावना से भूमि में पैसों को बोया था। मतलब उनके मन में एक प्रकार की स्वार्थ था, है, तो उस रूप में उन्होंने उसको स्वार्थ के रूप में पैसों से ये सोचा था कि बहुत ज़्यादा पैसे होंगे तो स्वार्थ था, तो उनको उसको रोपा था। और क्या लिखा? तृष्णा को सींचा था, है, तृष्णा रूपी जल से उन्होंने उन पेड़ों को
सींचा था अर्थात सिंचित किया था, उनमें कोई पानी तो ऐसा डाला नहीं था। तो इस प्रकार कवि को थोड़ा समझ में आया। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि मैं अबोध था और मुझे ये मैंने गलत बीज बोए थे। आप विशेष देखते हैं, बाल सुलभ का वर्णन है, अनुप्रास और रूपक उत्प्रेक्ष अलंकार है, पावड़े बिछाना, बाढ़ जो है ना, मुहावरों का वर्णन किया गया है। अब हम इनका अगला जो पद है उसकी ओर चलते हैं। अर्ध सती, अर्ध सती हहराती निकल गई है तब से, कितने ही मधु पतझुर बीत गए अनजाने, ग्रीष्म तपे बरसा झूली सरदें मुस्काई, सीसी कर हेमंत तपे कपे और तरु झरे खिले वन, ओ जब फिर से गाड़ी ऊदी लाल सालिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। देखिए इस पद में कवि ने क्या कहा है कि जो रुपए बोने की उस घटना थी, वह घटना थी उसके लिए अर्धसती, अर्धसती में होता है 50 वर्ष, 50 वर्ष का भी समय बीत गया। कई प्रकार की ऋतुएं आई ना, बसंत ऋतु आई और सर्दी गर्मी आदि आई और चली गई, लेकिन पैसों का एक भी पेड़ नहीं निकला। वह देखते हैं तो फिर इनकी व्याख्या क्या है देखते हैं। कवि पंत जी कहते हैं अर्ध सती हहराती निकल गई। अर्ध सती, अर्ध सती मीन्स मैंने बताया 50 वर्ष, हहराती, हहराती मीन्स गूंजती हुई है ना, एक प्रकार का हर मौसम आगे बढ़ता गया। तब से कितने ही मधु पतझर बीत गए, यानी कि वर्ष से जब 50 वर्ष निकले तो पतझड़ आए, अच्छे मौसम आए है ना, और वे निकलते चले गए अनजाने में। ग्रीष्म तपे, गर्मी की ऋतु आई, बड़ा तपता हुआ मौसम आया। वर्षा झूली, वर्षा ऋतुएं आई। शरदें मुस्काई, शरद ऋतु में बड़े मुस्कुराते हुए फूल खिले, बसंत आए हैं, मौसम का वर्णन बताया है। सीसी कर हेमंत कपे, सीसी मतलब ठंड के कारण सीसी की आवाज़ आती है ना अपन को जब कांपते हैं तो, और उस हेमंत ऋतु में कप कप आती हुई सर्दी आई, ऐसे जो है ना मौसम निकलता गया। तरु झरे, तरु मीन्स पेड़, पेड़ों के पत्ते झड़ते गए। खिले वन, वनों में फिर से पत्ते आए और वह वृक्ष झड़ रहे हैं, वन खिल रहे हैं, सब उन्होंने वर्णन किया है। ओ जब फिर से गाड़ी ऊदी लाल सा लिए, ओ फिर से जब फिर से गाड़ी ऊदी लाल सा लिए, तो इसमें बताया है वह जब उनको समझ में आया, देखा कि ऊदी लाल सा लिए हुए घने काले बादल, घने काले बादल पृथ्वी पर आकर वर्षा करते रहे और गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, अर्थात काले काले बादल इस पृथ्वी पर वर्षा करते रहे, पर परिणाम कुछ भी नहीं निकला, अर्थात वो पैसों के पेड़ नहीं निकले। अब हम इनकी विशेष की ओर चलते हैं। तो इस विशेष में प्रकृति के विभिन्न ऋतुओं का संकेत किया है कवि ने। अनुप्रास अलंकार है, सहज एवं सरल खड़ी बोली है। इस प्रकार इस पद का विशेष हुआ। तो इस पूरे पद में कवि ने 50 वर्ष का समय का वर्णन किया है और कई प्रकार की ऋतुओं का वर्णन किया है। अब हम इनके अगले पद की ओर देखते हैं। तो अगले पद में उन्होंने क्या लिखा। मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह को ही उंगली से सहलाकर बीज सैम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, भूखे अंचल में मणि माणिक बांध दिए हों। मैंने, अब इसमें देखते हैं तो प्रसंग क्या कहता है। कवि बचपन की एक अन्य घटना का वर्णन करते हुए कह रहे हैं और वह बताते हैं कि मैंने कौतूहलवश, कौतूहल में होता है एक जिज्ञासा के कारण है, एक उनके मन में जिज्ञासा हुई और आंगन के कोने में, पहले कच्चे आंगन होते थे मिट्टी वाले, तो आंगन के कोने में गीली तह को, पानी गिरा, बारिश हुई तो आंगन गीला हो गया, तो उस आंगन के कोने में एक अपनी उंगली से ही सहलाकर, उंगली से ही हल्का सा एक गड्ढा किया और
क्या किया उन्होंने, बीज सेम के दमा दिए मिट्टी के नीचे। घर में कोई सेम की फली के बीज रखे होंगे तो वह उन्होंने उस मिट्टी में दबा दिए नीचे। और भू के अंचल में, भू अंश होता है पृथ्वी, पृथ्वी का जो अंचल है उस पृथ्वी के अंचल में क्या हुआ, मणि माणक बांध दिए हों। अर्थात वह क्या कहना चाहते हैं कि इस भू के अंचल में मणि माणक बांध दिए हों। अर्थात वह क्या कह रहे हैं कि इस ऐसा अनुभव किया मानो मैंने पृथ्वी के अंचल में मणि और माणिक बांध दिए हों। और वह इसके बाद देखते हैं कि कहते हैं वह मैंने ऐसा लगा कि वहाँ पर उनको मैंने मणि के रूप में रोप दिया हो। तो अब हम देखते हैं इसमें जो विशेष है वह विशेष इस प्रकार कहता है कि जो बचपन की सारी घटना है, अनुप्रास और प्रेक्ष अलंकार है, सहज और सरल खड़ी बोली है, कवि ने सेम के बीज बोने की बात बताई है। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले पद में। तो अगला पद इनका जो कहता है, कहता है फिर एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में, फिर एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटे छोटे छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूँ की विजय पताकाएं और जीवन की या हथेलियाँ खोले थे वे नन्हे प्यारी। जो भी हों वे हरे भरे उल्लास से भरे, पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिम्ब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से। ये देखिए ये जो लिखा है वह पद है। वह कहते हैं कि फिर एक दिन जब मैं संध्या को आंगन के कोने में टहल रहा था। तो यहाँ जो प्रसंग है कि जो सेम के बीज बोए थे, है ना, बीजों से जब छोटे छोटे नए नए पौधे उगे उनका वर्णन कवि ने किया है। कवि कहते हैं कि मैं एक दिन शाम के समय अपने आंगन में टहल रहा था, सहसा मैंने जो देखे कि उससे मैं बड़ा हर्ष विमूढ़ हो गया, यानी बड़ा प्रसन्न हो गया, विस्मय यानी आश्चर्यजनक हुआ। देखा कि आंगन के कोने में कई नवागत छोटे छोटे छाता ताने खड़े हुए थे, यानी छोटे छोटे पौधे, ऐसा लग रहा था कि कोई छाता तान के खड़ा हुआ हो, ऐसे वह छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे थे। और फिर आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने क्या कहा, छाता कहूँ की विजय पताकाएं, छाता कहूँ की विजय पताकाएं जीवन की या हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी। अर्थात वह बताते हैं कि उन पौधों को मैं क्या कहूँ, छाता कहूँ हैं या मेरी विजय पताका। पताका मीन्स होता है एक झंडा फहराना। तो कभी कहते हैं जो नवसृजित पौधे थे हैं, जिनके ऊपर से पत्ते लगे हुए थे, उन्हें मैं छाता कहूँ या विजय पताकाएं कहूँ। या हथेलियाँ खोले थे वे नन्हे प्यारी, हैं, ऐसा लग रहा था। या फिर यह कहूँ कि मैं वे नन्हे पौधे अपनी हथेलियाँ खोले हुए खड़े थे। जो भी हो वे हरे भरे उल्लास से भरे। अब ये मैं बड़ा कह नहीं पा रहा हूँ कि जो भी थे वह नन्हे नए नए पौधे बड़े ही उल्लास और उमंग से भरे हुए थे। और ऐसा लग रहा था पंख मार कर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिम्ब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से। पंख मार कर उड़ने के लिए मतलब ऐसा लग रहा था वह इच्छुक हो रहे थे, अथवा वह यह कहा जाए कि अंडों के को फोड़कर निकलने वाले चिड़ियों के बच्चों के समान लग रहे थे। और इसमें हम देखते हैं कवि ने प्रकृति का आकर्षण वर्णन किया है, संदेह उपमा एवं प्रास अलंकार का वर्णन है, भाषा इनकी खड़ी है। अब हम इनका अगला पद देखते हैं। लिखा है
निर्मिमेष क्षण भर में उनको रहा देखता, सहसा मुझे स्मरण हुआ कुछ दिन पहले। इस पद का जो विशेष है, सॉरी प्रसंग है, वह है सेम के नए पौधों की सुंदरता का वर्णन कवि कर रहे हैं। निर्मिमेष, निर्मिमेष होता है बिना पलक गिराए, यानी कि एक टकटकी लगाकर देखते रहना। निर्मिमेष यानी कुछ समय के लिए मैं टकटकी लगाकर क्षण भर देखता रहा और सहसा मुझे स्मरण हुआ, चूंकि अब सेम के बीज बोए थे तो वह भूल गए थे, पैसे बोए थे तो बार बार देखते रहते थे, तो उन वह भूल गए क्या थे। मुझे स्मरण होया कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे, अर्थात मैंने बहुत दिन पहले सेम के बीज गड़ा दिए थे मैंने आंगन में, और उन्हीं से बोने बोने मनाली से जा रहे थे। निर्मिमेष क्षण भर मैं उनको रहा देखता, सहसा मुझे स्मरण हुआ कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में। निर्मिमेष यानी कि बिल्कुल निरंतर देखते रहना। तो वह कहते हैं कि मैं उन पौधों के लिए अपलक भाव से क्षण भर के लिए देखता रहा, तभी मुझे स्मरण हुआ कि कुछ दिन पहले मैंने इस आंगन के में कोने में सेम के बीजों को बोया था, और उन्हीं से बोने पौधे की पलटन मेरी आँखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से, और अर्थात उन्हीं जो मैंने सेम के बीज बोए थे उन्हीं के छोटे छोटे पौधे, ऐसा लग रहा है पलटन यानी एक साथ बहुत सारे निकलना, पलटनों की पलटन खड़ी है और मेरी आँखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से, अर्थात मेरे सामने वह पेड़ एक साथ बहुत से खड़े हुए हैं। नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है, तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे, और ऐसा लग रहा था कि वह छोटे छोटे नन्हे नन्हे पलटन के रूप में वह नित्य धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, और मैं उसी समय उन्हें देखता रहा और धीरे धीरे पौधे अनगिनत पौधों से लदने लगे। अनगिनत पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ, हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे, अर्थात वह हरी भरी झाड़ियों से वह लदने लगे और मखमली चंदोवे यानी कि उन्होंने एक ऐसा लगा कि चांद जैसे मखमल जैसे बड़ी बेलें निकलने लगीं। बेलें फैल गईं बलखा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी पर, यानी कि वह सेम की जो बेलें थीं वह लहराती हुई आंगन में लहरा गईं, बढ़ गईं, और सहारा लेकर बाड़े की यानी आंगन में जो बाड़ा लगा था उसकी है ना बागड़ पर वह चढ़ती चली गईं। हरे हरे सौ झरने फूट पड़े ऊपर का, मैं अबाक रह गया बंश कैसे बढ़ता है ना, अर्थात हरे हरे जो झरनों की तरह फूटने लगे और ऊपर को बढ़ने लगे, और मैं कैसा रह गया, अबाक रह गया, कुछ बोल ना सका। और वंश कैसे बढ़ता है, अर्थात मैंने उनको देखा कि जैसे सेम की फलियां जो निकल रही हैं एक साथ तीन तीन चार चार झुक्के के रूप में निकल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि वह वंश की तरह बढ़ते चले जा रहे हैं। छोटे छोटे तारों से छितरे फूलों की छींटें झागों से लिपटी लहरी श्यामलता लतरों पर सुंदर लगते थे मानव के हंसमुख नभ से, चोटी के मोती से आंचल के बूटों से। देखिए कवि ने कितने अच्छे शब्दों का वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि वह देखा जब उन्होंने कि छोटे तारों से छितरे, जैसे आसमान में छोटे छोटे तारे छिटक जाते हैं ना, फूलों की छींटें है ना, यानी कि फूलों की छींटें यार थी कि फूलों जैसे छिटक रहे थे, और झागों से लिपटे, और वह ऐसा लग रहा था कि वह बहुत सारे फलियां फूट रही हैं और वह लहराती श्यामलता लतरों से, अर्थात श्यामल श्यामल जो लतरें यानी लतरें माने बेल होती हैं, बेलों से बहुत सारे फूल निकल रहे हैं और सांवली कलियां निकल रही हैं। सुंदर लगते थे मानव के हंसमुख नभ से, है ना, और वह जैसे सांवली हुई वे मानव की हंसी युक्त मुख पर आकाश जैसे लग रहे थे।
नभ जैसे लग रहे थे, आकाश जैसे लग रहे थे। चोटी के मोती से आंचल के बूटों से, वे चोटी में लगे हुए मोती जैसे अथवा आंचल में लगे हुए बूटों जैसे मालूम हो रहे थे। तो अब हम इस पद की विशेष की ओर चलते हैं। कवि ने सेम के पौधों की हरियाली और उन पर लगे हुए फूलों की वर्णन किया है और अनुप्रास, उपमा और प्रेक्ष अलंकारों का वर्णन है। भाषा खड़ी है। इस प्रकार ये कवि का ये पद। अब देखते हैं अगला पद क्या कहता है। ओ इस समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां। अर्थात कवि का कहना है जब समय आया तो हो देखो तो उन बेलों में कितनी अधिक फलियां निकल गईं, कितनी अनगिनत फलियां थीं, उन्हें गिन नहीं सकते थे। कैसी थी? पतली चौड़ी फलियां, उफ उनकी क्या गिनती, लंबी लंबी अंगुलियों सी नन्ही नन्ही। बताया है पतली चौड़ी फलियां निकल रही थीं और उनकी कोई गिनती नहीं कर सकते थे, लंबी लंबी उंगलियों जैसी और नन्ही नन्ही। तलवारों सी, पन्ने के प्यारे हारों सी, हैं फलियों की बनावट के बारे में बताया है। वह कहीं तलवार जैसी लग रही थी तो कभी है ना फलियां छोटी छोटी लंबी लंबी उंगलियों के समान लग रही थीं। और झूठ ना समझे चंद्रकलाओं सी। कवि कहता ये बात झूठी ना समझें, चंद्रमा की जो कलाएं हैं, नित्य प्रतिदिन चंद्रमा जैसे बढ़ता है वैसे वह फलियां भी बढ़ती चली जाती थी। सच्चे मोती की लड़ियों सी ढेर ढेर खिल उठी, हैं सच्चे मोती जैसी लड़ी माने मालाओं जैसी फलियां वह प्रतिदिन बढ़ती जाती थीं और एक अधिक मात्रा में वह खिलती जाती थी। इसमें देखें आप विशेष क्या है। सेम की फलियों की तुलना कवि ने नए नए उपमान दिए हैं और कहीं तलवार कहा है तो कहीं कलिया कहा है, कहीं मणि कहे हैं और अनुप्रास उपमा अलंकार है। भाषा खड़ी है। आप इनका अगला पद देखते हैं। लिखा है झुंड झुंड झिल मिलकर कच चिया तारों सी, आहा इतनी फलियां टूटी जाड़ों भर आई। कच चिया तारों सी, कच चिया तारों में तो झिलमिलाते हुए तारों जैसी। तो कवि क्या कहते हैं कि सेम की जो बेल की जो झुंड थे वह ऐसे झिलमिलाते हुए तारों जैसी फलियां लदी रहीं और कितनी फलियां टूटी जाड़ों भर खाई। जाड़ों में होता है सर्दी की ऋतु, पूरी सर्दी की ऋतु भर उन्होंने वे फलियां खाई। सुबह शाम वे घर घर पकी पड़ोस पास के जाने अनजाने सब लोगों में बंटवाई। यानी प्रतिदिन घर घर में वह उन्होंने बांटी और जाने अनजाने लोगों में भी उन फलियों को बंटवाया। बंधु बांधवों मित्रों अभ्यागत मंगतों ने जी भर भर दिन रात मोहल्ले भरने खाई और बंधु बांधवों को बंटवाई, अतिथियों को दी, भिखारियों के लिए दी और मोहल्ले में भी उन्होंने वह फलियां बांटी। दिन रात मोहल्ले भरने खाई, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां। अर्थात वह सेम की फलियां इतनी निकली कि उनकी कुछ कह नहीं जा सकता। बहुत सारी फलियां थीं, सब ने जी भर के खाई। तो इसमें विशेष क्या बनता है। फलियों की बहुतायत का वर्णन है, उपमा अनुप्रास अलंकार है, वो भाषा खड़ी है। अब हम इनका अगला पद देखते हैं। कवि ने क्या कहा। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। अब बाद में जब कवि को समझ में आया, जब फलियां निकली तो कवि क्या कहते हैं कि वह है ये हमारी धरती माँ है और ये माता उपकार करने वाले अपने प्यारों पुत्रों को बहुत कुछ देती है। इसे कोई नहीं जान सकता। वह अपनी संतानों के लिए, अपने प्यारे पुत्रों को लिए कितना देती है, इसे कौन जान सकता है। अर्थात कोई नहीं जान पाता है। मैं स्वयं भी धरती माता के महत्व को नहीं समझ पाया था। लिखते हैं नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को बचपन में छी स्वार्थ लोभ बस पैसे होकर। कवि को अपने ऊपर घृणा होती है और वह कहते हैं बचपन में जो स्वार्थ के वशीभूत होकर मैंने पैसे की फसल उगाना चाहा था वह मेरी अज्ञानता थी। अर्थात मुझे अपने आप पर घृणा होती है और लोभ के कारण जो मैंने वह ऐसे पैसे बोए और माँ को लिए बंध्या और बंजर
कह डाला। तो इसमें विशेष देखते हैं, धरती माता की महत्ता का वर्णन है, अनुप्रास अलंकार है, भाषा सहज एवं सरल खड़ी बोली का प्रयोग होता हुई है। और अब हम इनका अंतिम पद देखते हैं। कवि ने क्या कहा, रत्न प्रसवनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ इसमें सच्ची ममता के दाने बोने हैं। रत्न प्रसवनी मीन्स होता है रत्नों को जन्म देने वाली। वसुधा, वसुधा मीन्स पृथ्वी माता। अर्थात कवि को जब बड़े हुए तो अब इसमें समझ में आया, इसका प्रसंग बनता है, परोपकारी की भावना से कवि प्रभावित हो जाते हैं और वह पृथ्वी पर सच्ची मानवता की फसल उगाना चाहते हैं। कवि कहते हैं ये हमारी जो पृथ्वी माता है रत्नों को उत्पन्न करने वाली है, अर्थात रत्नों को जन्म देने वाली है, और इसमें क्या करना है, सच्ची माता के दाने, ममता के दाने बोने हैं। अर्थात हमें प्रयास करना है कि इसमें हमेशा सच्ची ममता के दाने ही बोए जाएं, अर्थात हमेशा परोपकार के लिए कार्य किया जाए। इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं। अर्थात कवि क्या कहते हैं कि हमें सच्ची ममता से दाने बोने हैं और इसमें ऐसे दाने बोएं जिसके निवासी लोगों में असमर्थ यानी सामर्थ्य शक्ति आ सके। हमें सच्ची मानवता की ममता के दाने बोने हैं ताकि पृथ्वी की धूल अपने गर्भ में से पुनः सुनहरी फसलों को जन्म दे सके। नीचे कहते हैं जिससे उगल सके फिर धूल सुनहरी फसलें, यानी जो पृथ्वी माँ जो धूल के रूप में है वह सुनहरी सोने जैसी फसलों को उगल सके। मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, वह कहते हैं कि मानव एक परिश्रमी है और उसके परिश्रम से सभी दिशाएं हंसने लगें और लग जाएं, ऐसा हमें कार्य करना है। और मानवता की जीवन श्रम से हंसी दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। कवि कहते हैं परिश्रम से सभी दिशाएं हंसने लग जाएं, ऐसा मेरा सोचना है। कहने का भाव यह है कि सभी ओर खुशी छा जाए, जैसा हम पृथ्वी में बोएंगे वैसा ही हमें प्राप्त होगा। अर्थात हम जैसा अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा होगा हमारे जीवन में, और जैसा कार्य करेंगे वैसा हमारे साथ होगा। अब देखते हैं इसका जो विशेष है, कवि समाज में समरसता और खुशी एवं उल्लास की फसल उगाना चाहते हैं और लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार हमारा ये जो आह धरती कितना देती है चैप्टर समाप्त होता है और हम अगले ऑडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।